जैसे हम लोग देखते हैं यार हर जगह की बस रोड में गड्ढे पड़े हुए हैं, रोड टूट जाती है और उसको बनने में सालों साल लग जाते हैं। तो क्या ये टेक्नोलॉजी अच्छी है? क्या ये टेक्नोलॉजी ड्यूरेबल रोड्स क्रिएट कर रही है? तो उसमें CRI ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया हुआ है, पॉट होल रिपेयरिंग मशीन। तो उसको यूज करके बहुत जल्दी ये पॉट होल को हम रिपेयर कर सकते हैं। एक मैंने कई टेक्नोलॉजी पढ़ी थी कि वो ना मतलब पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है वो रोड। तो मतलब क्या इस टाइप की टेक्नोलॉजीज इंडिया में आ सकती हैं या फिर ये टेक्नोलॉजीज क्या हैं? जैसे कि पोरस एस्फाल्ट पेवमेंट क्लब कहते हैं या पोरस पेवमेंट क्लब है। जो अभी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ कि जो ड्रेनेज इश्यूज है या जो फ्लडिंग इश्यूज है वो रोड के लिए बहुत हार्मफुल होता है। हाँ। और ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं मतलब हो सकता है, उसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह है। कई दफ़ा जो कंस्ट्रक्शन एजेंसीज है उनके पास उस तरह की एबिलिटी नहीं है या उनके पास उस तरह की मैन पावर नहीं है। वो टाइम कब आएगा जब शायद मेरे घर के आगे की रोड में भी बन रही है स्टील इंडस्ट्री के वेस्ट से या फिर प्लास्टिक से बन रही है? आर वी यूजिंग दिस एट स्केल राइट नाउ? Hello everybody, this is Shweta Dalmi and welcome back to another amazing episode of the Climpreneur Show. आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं मनोरंजन परिदा जी से, जो डायरेक्टर हैं CRRI के सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। बट क्लाइमेट चेंज और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कनेक्शन है? मतलब हमारी सड़कें क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से खराब हो रही हैं या फिर हमारी सड़कें जो हम बनाते हैं या पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं उसका इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज के ऊपर? इंटरेस्टिंग बात यह है कि CRRI बहुत अच्छा काम कर रहा है इस चीज के टुवर्ड्स। So Aj, let's understand from him that what kind of work CRRI is doing to build a sustainable transportation infrastructure for India. Welcome, sir, on the Climpreneur Show. I'm extremely humbled to have you here and thank you for taking your time to be with us here today. Thank you, Shweta, for inviting me to the show. It's a pleasure on my part to be part of the show. So, sir, सबसे पहले आप मुझे ना समझाओ कि रोड ट्रांसपोर्टेशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या कनेक्शन है क्लाइमेट चेंज से? बिकॉज जितना मुझे समझ आता है कि क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट करता है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को, बट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, मेंटेनेंस भी इम्पैक्ट करती है क्लाइमेट चेंज को। तो थोड़ा सा मुझे समझाओ कि क्या कनेक्शन है दोनों के बीच में। तो जैसे आप बता रहे हैं कि दोनों कनेक्शन सही है। क्लाइमेट चेंज के कारण रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अफेक्ट होता है। अभी जैसे कि कभी हेवी रेन्स होता है, उससे हम लोग देखते हैं कि रोड्स में फ्लडिंग हो जाते हैं और जो हेवी रेन से या फ्लडिंग है उसके कारण रोड डैमेज बहुत जल्दी होता है। सो वो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इट गेट्स अफेक्टेड बिकॉज ऑफ हेवी रेन्स, बिकॉज ऑफ अदर क्लाइमेट इनिशिएटेड इवेंट्स। आपका कहीं पे सुनामी होता है, कहीं पे टाइफून है, तो वो सबसे जो आपकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अफेक्टेड होता है। और जैसे कि जो दूसरा पार्ट है, आपने बताया कि जो रोड सेक्टर की डेवलपमेंट है, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका मेंटेनेंस, वो भी क्लाइमेट चेंज से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। कि हमारे प्रैक्टिसेस कैसे हैं उसके ऊपर मतलब दे विल डिटरमिन व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट दे हैव ऑन द क्लाइमेट चेंज। ड्यूरिंग रोड कंस्ट्रक्शन, the roads can be constructed in two different ways. One is hot mix technology, the other one is cold mix technology. And we understand that in National Capital Region, hot mix technology has been banned. In Delhi, it is banned. So, so such kind of restrictions on hot mix essentially they lead to basically to search for alternate construction techniques. And there are techniques. So the construction technique has a bearing on the climate change, and the kind of materials which are used for road construction, they have great impact. In fact, we work in CSR under the CSR society, and the society has a mandate to work on waste to wealth. So under this program, we try to use different kind of waste materials for road construction. Today, there are huge piles of industrial waste which is lying, and they have huge environmental implications. They could pollute the groundwater. They have other impacts. So it could be the waste from the steel industry, waste from alumina industry, from zinc industries. So you have huge waste from these industries. They are being dumped, and these stockpiles, until unless they are used properly, they have a lot of environmental nuisances. And at Central Road Research Institute, we have worked with the various industrial waste. We have worked with steel slag,
for road construction. We are working with alumina, the red mud for road construction. Waste plastic is being used for road construction. We have experimented with municipal solid waste, construction and demolition waste. And there are other industrial waste like ferrochrome has been also used for road construction. So we try to take forward the basic mandate waste to wealth. So in this process, you can save the natural aggregates, you can save various natural resources, and at the same time, you can use the waste material for road construction. There are different regions in the country, especially the areas in the northeastern part of the country, they don't have enough natural aggregates. So for such conditions, these kind of industrial waste, they hold a potential to be used for road construction. तो सर जैसे आपने बोला कि हम इंडस्ट्रियल वेस्ट यूज कर रहे हैं रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ये एट स्केल हम अभी कर पा रहे हैं? लाइक मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे घर के बाहर की अभी रोड दोबारा से बन रही है, तो क्या वो टाइम कब आएगा जब शायद मेरे घर के आगे की रोड में भी बन रही है स्टील इंडस्ट्री के वेस्ट से या फिर प्लास्टिक से बन रही है? आर वी यूजिंग दिस एट स्केल राइट नाउ? सो जो स्टील स्लैग एग्रीगेट से अभी इसको हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है, महाराष्ट्र में यूज हुआ है, इट हैज बीन यूज्ड इन सूरत एंड वी हैव यूज्ड इन अरुणाचल प्रदेश नियर जीरो वैली. So these steel slag waste, like for the Arunachal Valley, it was collected from Tatanagar. But then essentially we feel that these waste materials are to be used in the nearby places, Yes. Wherever the stockpile is. So you should not really add to the transportation cost. So if you use them within a radius of 100 to 200 kilometers, then certainly it will optimize the cost of construction. So depending on the various kinds of industrial waste, it's possible to identify. And coming back to your question, like whether it can be used anywhere, I say at least within a lead distance of 200 kilometers, the steel slags waste can be used. And we are trying to work with various different kind of waste. In Odisha, we are working with red mud, which is the waste from the alumina. Then plastic waste, we have tried at a couple of places. Municipal solid waste also we have tried. Construction and demolition waste is available for most of the cities, for the municipal corporations. So there could be different types of waste that can be used in different cities and in different geographical regions. So in a generic reply, I can say it's possible to try some form of waste for road construction for our roads, be it our city roads or be it our intercity or non-urban roads. यू नो सर, ये बात बहुत इंटरेस्टिंग और लाइक मैं बहुत फर्म बिलीवर हूँ इस चीज़ की कि रीजन स्पेसिफिक क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना. फॉर एग्जांपल एक रीजन में शायद एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिल रही है, फॉर एग्जांपल एज यू सेड स्टील, तो क्या उस रीजन की रोड्स हम स्टील से, किसी और रीजन की रोड से एल्यूमिना वेस्ट से कर सकते हैं? सो थोड़ा सा एक्सपैंड करो. जैसे आपने बोला हमने म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट यूज़ करा है, वो क्या टेक्नोलॉजी है, लाइक कहाँ यूज़ करा, उसके रिजल्ट्स क्या हैं? बिकॉज एक होता है ना इकोनॉमिक वायबिलिटी प्लस क्या वो रोड्स ड्यूरेबल हैं. जैसे हम लोग देखते हैं यार हर जगह की बस रोड में गड्ढे पड़े हुए हैं, रोड टूट जाती है और उसको बनने में सालों साल लग जाते हैं. तो क्या ये टेक्नोलॉजी अच्छी है? क्या ये टेक्नोलॉजी ड्यूरेबल रोड्स क्रिएट कर रही है? तो अगर एक दो वेस्ट की एग्जांपल्स लेते हैं, जो स्टील स्लैग रोड है वो तो बहुत सक्सेसफुली अभी डिप्लॉय हुआ है. और जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि ये फुल स्केल डिप्लॉयमेंट हो सकता है या नहीं, उसमें से कुछ ट्रायल स्टेजेस में है. स्टील स्लैग जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि जहाँ पे हमारे स्टील प्लांट्स है, वी हैव स्टील प्लांट्स ऑल अक्रॉस द कंट्री, तो उसके आसपास की जो भी रोड नेटवर्क है, इट कैन बी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे या रूरल रोड्स या अर्बन रोड्स, तो सब में ये स्टील स्लैग्स यूज हो सकते हैं. और CRI ने डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है. अभी स्टील स्लैग की कोड अभी बन रहे हैं, तो नेशनल लेवल पे जो गाइडलाइंस जैसे अवेलेबल हो जाएंगे तो इसका लार्जर डिप्लॉयमेंट पॉसिबल है. तो उस तरीके से CRI की जो भी रिसर्च है, हम लोगों को पहले पायलट से स्टार्ट करना पड़ता है, पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं. तो ट्रायल स्ट्रेचेस 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके ऊपर ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करते हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनकी कैसे परफॉर्मेंस है उसको देखते हैं, और उसके बेसिस पे फिर गाइडलाइंस बनता है और नेशनल लेवल पे फिर उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाता है. तो इसमें जितने भी मतलब है, अभी
हम लोगों की जैसे जो एल्यूमिना बेस्ड रोड कंस्ट्रक्शन है, यूज ऑफ रेड मड इन रोड कंस्ट्रक्शन, करंटली हमारी टीम उड़ीसा में काम कर रहा है। तो ये एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। तो हम लोग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रोड सेक्शंस लेके रेड मड यूज कर रहे हैं एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए और रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये जैसे इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है, 1 या 2 मानसून्स के लिए हम वेट करते हैं और उससे फिर उसके परफॉर्मेंस एसेस कर सकते हैं। और सीआरआई की जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो भी अभी डिप्लॉयमेंट, मतलब उसको फुल फ्लेज डिप्लॉयमेंट के लिए एफर्ट्स हम लोग कर रहे हैं। कुछ नेशनल हाईवे की स्ट्रेचेस हमें मिलने वाला है जिसके ऊपर हम लोग ये टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि हम लोग पास्ट में एक बहुत अच्छे वेस्ट के ऊपर काम किया हुआ था, जो कि फ्लाई एश कंस्ट्रक्शन है। दिल्ली में सब लोग निजामुद्दीन ब्रिज को जानते हैं, इसको इंडो जापानीज फ्रेंडशिप ब्रिज भी वो लोग कहते हैं। तो इस जो रोड की एम्बैंकमेंट्स, इसकी जो अप्रोच रोड है, उस पर हम लोगों की टेक्नोलॉजी से फ्लाई एश की यूटिलाइज किया गया था। लेयर बाय लेयर फ्लाई एश यूज किया गया और लास्ट 2 डिकेड्स में फ्लाई एश बड़े लार्ज अमाउंट पे डिप्लॉय हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लाई एश मिशन था, उसी मिशन में यही आइडिया था कि फ्लाई एश को डिफरेंट सेक्टर में यूज किया जाए। तो एटलीस्ट रोड सेक्टर में आज के टाइम में एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन में जो यूज हो रहा है, उसका बिगिनिंग सीआरआई की हेल्प से, सीआरआई की टेक्नोलॉजी से हुआ है। तो कहने का मतलब है कि कहीं से पहले हमें रिसर्च करना पड़ेगा, ट्रायल स्ट्रेचेस क्रिएट करने पड़ेंगे, और जब हम सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद फिर नेशनल कोड्स बनते हैं, इंडियन रोड्स कांग्रेस के कोड्स बनते हैं या मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस बनते हैं, और उसके बाद फिर उसके लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट पॉसिबल होता है। नहीं सर, डेफिनेटली, मतलब मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी जान के कि आज की डेट में हमारी रिसर्च, हमारी साइंस सिर्फ पेपर्स और सिर्फ पेटेंट्स तक सीमित नहीं है। हम लोग, आप जिस तरीके से आप उसको डिप्लॉय कर रहे हैं, जिस तरीके से आप इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप्स बिल्ड कर रहे हैं, आई थिंक ये बहुत अमेजिंग है। एंड मतलब जो क्लाइमेट अर्जेंसी है वो दिख रही है, एंड इट्स नॉट जस्ट इन द साइंस, इट्स ऑल्सो इन द एप्लीकेशन ऑफ दैट साइंस दैट यू गाइस हैव डेवलप्ड। सो सर, ये तो हो गई रोड की बात। उसके अलावा भी आप बहुत चीज़ों पे काम कर रहे हो। एक अपना वो पॉट होल वाला बताओ, बट उससे पहले ना ये बताना कि क्या पॉट होल और क्लाइमेट चेंज में कोई लिंक है? बिकॉज मैंने पढ़ा था कहीं पर, जैसे हाउ डू यू प्रोनाउंस इट, एसफाल्ट, व्हाट डू यू कॉल इट? तो एसफाल्ट, तो उसमें ऐसा कुछ होता है कि जैसे जब ठंड पड़ती है तो वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, गर्मी में फिर वो सिकुड़ जाता है, एंड उसकी वजह से जो सड़क पे गड्ढे दिखते हैं वो होते हैं। आई डोंट नो मैं कितना सही और गलत बोल रही हूँ, बट आप बताओ कि पॉट होल्स का क्या लिंक है, फिर अपनी टेक्नोलॉजी समझाना। जैसे होता है कि क्लाइमेट चेंजेस से एटलीस्ट आपका हैवी रेनफॉल हो रहा है, तो रोड्स, कोई भी रोड्स है उसमें ड्रेनेज प्रोविजंस होता है, तो दे आर डिजाइंड फॉर ए पर्टिकुलर रेनफॉल। बट उससे जब रेनफॉल ज्यादा होता है तो कुछ प्रीमेच्योर डिस्ट्रेस, प्रीमेच्योर फेलियर होता है, और उसी के या तो ओवरलोडिंग होता है या आपका जैसे कि क्लाइमेट इंड्यूस्ड रेन हुआ, उसी से फिर मतलब ये प्रीमेच्योर पॉटहोल्स डेवलप होते हैं, डिस्ट्रेस डेवलप होते हैं। तो उसमें सीआरआई ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया हुआ है, पॉटहोल रिपेयरिंग मशीन। तो उसको यूज करके बहुत जल्दी ये पॉटहोल को हम रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें कि आपका कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी यूज होता है, क्योंकि एक लिमिटेड पॉटहोल को रिपेयर करने के लिए आपको हॉट मिक्स प्लांट से मटेरियल आउटसोर्स करने में दिक्कत होता है। अगर आप कोई कोल्ड मिक्स्ड मिक्सेस यूज करते हैं तो उसमें और एक पॉटहोल रिपेयर मशीन के साथ आप फास्टर रिपेयर कर पाएंगे। तो ये जैसे टाइमली रिपेयर हो जाता है, तो पॉटहोल की साइज, वॉल्यूम ये फिर लिमिटेड वाला रहता है, और वो डिस्टेंस टाइमली आप कंट्रोल कर सकते हैं। एंड जिससे जो हमारी नॉर्मल टेक्नोलॉजी जो अभी करंटली यूज हो रही है, आपने बताया कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजीज, प्लीज थोड़ा सा एलैबोरेट करो कि करंटली हम कैसे क्या यूज कर रहे हैं और इस वाली टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है, लाइक टेक्नोलॉजीज को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। इनफैक्ट रोड कंस्ट्रक्शन में दोनों टेक्नोलॉजीज यूज होते हैं। एक तो होता है कि हॉट मिक्स कंस्ट्रक्शन, और एक होता है कोल्ड मिक्स कंस्ट्रक्शन। हॉट मिक्स कंस्ट्रक्शन में आपको बिटुमिन को हीट करना पड़ता है। कंप्लीट जो बिटुमिनस मिक्सेस बनाने के लिए हीटिंग प्रोसेस फ्लो होता है, तो उसमें जो एमिशंस होता है उसका इम्पैक्ट है। तो ड्यूरिंग रोड कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग रोड मेंटेनेंस, टिपिकली कोई भी हम अगर बिटुमिनस रोड बनाते हैं उसका 15 ईयर्स लाइफ साइकिल होता है, और लगभग हर एक 5 साल के बाद मेंटेनेंस करने की जरूरत होती है,
पीरियडिक कुछ कुछ मेंटेनेंस, मतलब आपका उसके ऊपर ओवरले की रिक्वायरमेंट होता है। 5 साल में आपके ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया, ओवरलोडिंग हो गया, तो फिर मेंटेनेंस जो प्रोसेस में भी नॉर्मली हॉट मिक्स कंस्ट्रक्शन यूज होते हैं। कोल्ड मिक्स में आपका जो मिक्सिंग टेम्परेचर्स वगैरह वो सब आप अवॉइड कर लेते हैं, तो और बिटुमेन को हीटिंग करने की जरूरत नहीं होता है कोल्ड मिक्स इमल्सन से। और इसके बारे में भी CRI ने एक मोबाइल कोल्ड मिक्सर डेवलप किया हुआ है। उत्तराखंड में रूरल रोड कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने अपना डेवलप किया हुआ मशीन यूज किया हुआ है, और करंटली उसको यूज करके मेघालय की शिलोंग में जो BRO R&D सेंटर है उसके एक रोड स्टेज हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। जैसे कि आपने पूछा हुआ कि कब हमारे घर के आसपास ये टेक्नोलॉजीज को हम देख पाएंगे, तो ये एक प्रोसेस है कि अगर आप पहले आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा ये टेक्नोलॉजी कितना सही है। तो रिसर्च लेवल पे जो उत्तराखंड में हम लोगों ने रोड कंस्ट्रक्ट किया, उसके लिए नेशनल मिशन फॉर हिमालयन स्टडीज उससे हमें फंडिंग सपोर्ट मिला था, और उसपे जो इक्विपमेंट हम लोगों ने डेवलप किया हुआ उससे फिर शिलोंग में हम लोगों ने रोड कंस्ट्रक्ट किया। इसको कंटिन्यूसली हम लोग वॉच करते हैं, रोड की परफॉर्मेंस देखते हैं कि ओवर ए पीरियड डिस्टेंस पैटर्न कैसा है, और उसको देखते हुए फिर वो कोड ऑफ प्रैक्टिस में या जनरल प्रैक्टिस में फिर उस टेक्नोलॉजी को हम लाते हैं। और सर जैसे आपने बोला कि हमने उत्तराखंड, उड़ीसा, शिलोंग अलग अलग एरियाज में करी। एक मैंने कई टेक्नोलॉजी पढ़ी थी कि वो ना मतलब पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है वो रोड। सो फॉर एग्जाम्पल से अगर असम की बात करें तो असम इज अ एरिया जहाँ पर फ्लडिंग काफ़ी होती है, हम लोग मतलब हर साल ही न्यूज़ में पढ़ते हैं। तो मतलब क्या इस टाइप की टेक्नोलॉजीज इंडिया में आ सकती हैं, या फिर ये टेक्नोलॉजीज क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हमने असम में वाली रोड बिछा दी जो पानी एब्जॉर्ब करती है, क्या ये बेनिफिशियल होगा असम जैसे ज्योग्राफी के लिए? और क्या ऐसी और भी फॉर एग्जाम्पल इंडिया में ऐसी रोड्स हैं, ज्योग्राफी स्पेसिफिक रोड्स, जो उस एरिया की ज्योग्राफी को सपोर्ट करे? जैसे कि पोरस एसफाल्ट पेमेंट ब्लॉक कहते हैं, या पोरस पेमेंट ब्लॉक है। अभी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ कि जो ड्रेनेज इश्यूज है या जो फ्लडिंग इश्यूज है वो रोड के लिए बहुत हार्मफुल होता है। हाँ। और आसाम बहुत हेवी रेनफॉल एरिया है, नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी हेवी रेन्स होता है इंक्लूडिंग अरुणाचल प्रदेश, और जहाँ पे भी हेवी रेनफॉल है तो वहाँ पे रोड की प्रीमेच्योर डैमेज होता है, और इस पे पोरस एसफाल्ट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं मतलब हो सकता है, उसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह है, और उसको ये है कि मतलब उस टेक्नोलॉजी को थोड़ा समझने की जरूरत है। कई दफ़ा जो कंस्ट्रक्शन एजेंसीज है उनके पास उस तरह की एबिलिटी नहीं है, या उनके पास उस तरह की मैन पावर नहीं है, तो उनके कैपेसिटी बिल्डिंग की भी जरूरत है। जो भी कोई नए टेक्नोलॉजीज की हम बात मतलब कर रहे हैं, अगर जो कंस्ट्रक्शन एजेंसीज है उनके पास अप्रोप्रिएट मैन मशीन अगर होता है तो ये इस तरह की टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जो पोरस एसफाल्ट की बात आपने बोला हुआ है, इससे ड्रेनेज के साथ साथ और एक एडिशनल बेनिफिट है, इससे इवन नॉइज भी रिड्यूस होगा। तो इसको जैसे कि फ्रांस में, जापान में पोरस एसफाल्ट ट्राई किया हुआ है, इसके कारण जो आपका ध्वनि प्रदूषण है डिफरेंट एरियाज में वो काफी कम हो सकता है। सर जैसे हम ध्वनि प्रदूषण की बात पे आए हैं, मैंने पढ़ा कि आपने जो दिल्ली में फ्लाईओवर है, मतलब आपकी टेक्नोलॉजी से वो नॉइज पोल्यूशन काफ़ी उससे मतलब कम रहता है। तो आप समझाओ कि आपने क्या टेक्नोलॉजी बनाई थी और वो कैसे इम्प्लीमेंटेड है? CRI में 7 R&D डिवीजन है, तो और एक डिवीजन है ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एंड एनवायरनमेंट। ओके। एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ पे कि जैसे कि आप क्लाइमेट के रिलेटेड सोर्स करते हैं, हम लोग एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन को स्टडी करते हैं, और इसमें हमारा एक नॉइज लेबोरेटरी है। तो कोई भी दिल्ली के अंदर अगर आप देखेंगे, जितने की IIT दिल्ली हॉस्टल्स के बाहर जो फ्लाईओवर है उस पे नॉइज बैरियर है। उस फ्लाईओवर के ऊपर आप 3 सीट्स देख सकते हैं दोनों साइड में। उसका बेसिक जो पर्पस, इसको नॉइज बैरियर कहते हैं, और इसका बेसिक आइडिया होता है इससे आपका जो आसपास की रेजिडेंशियल एरियाज है, हॉस्टल्स है, जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे नॉइज लेवल्स कम हो। जैसे कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्टैंडर्ड से आपका रेजिडेंशियल एरिया में कितना नॉइज होगा, और स्कूल्स में कितना होगा, साइलेंस जोन में कितना होगा। लेकिन जो हमारे व्हीकल्स के नंबर बढ़ते रहते हैं उसके कारण जो नॉइस लेवल्स है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई मिटिगेशन मेजर्स चाहिए। तो इनमें से एक मिटिगेशन मेजर स्पेशली जैसे फ्लाईओवर है, और हर एक फ्लाईओवर के कारण एटलीस्ट
3 से 5 डेसिबल नॉइज ज्यादा होता है जो उसके ग्रेडियंट है, तो उसको कम करने के लिए इनवेरिएबली नॉइज बैरियर यूज करते हैं। अभी अब बहुत सारे रूफिंग मटेरियल है, हमने देखा होगा दिल्ली में कोई भी सबवेज है उसके जो रूफ के जो मटेरियल्स है सो वो पॉलीकार्बोनेट शीट्स होते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। दिल्ली में जैसे कि अक्षरधाम टेम्पल अगर आप जाते हैं वहां पे ग्लास नॉइज बैरियर इंस्टॉल किया गया था 2010 के आसपास। तो ये नॉइज रिडक्शन के लिए जो नॉइज बैरियर है उसमें बहुत सारे मटेरियल हो सकता है। पॉलीकार्बोनेट शीट्स यूज कर सकते हैं, टफ एंड ग्लास यूज कर सकते हैं, जीआई शीट्स भी यूज कर सकते हैं। जीआई शीट जिससे कि वो व्यू कटर का काम करता है। अगर फ्लाईओवर के नीचे कोई स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी है जैसे कि डिफेंस एक्टिविटी है तो उस केस में आपको ओपेक बैरियर यूज करना होगा। इनफैक्ट दिल्ली मेट्रो की जो ट्रैक्स है उसके दोनों साइड पे जहाँ पे कि वो दिल्ली मेट्रो बहुत क्लोज टू रेजिडेंशियल एरियाज जाते हैं या मेट्रो जहाँ से अंडरग्राउंड से सरफेस पे वाला आता है वहाँ पे भी नॉइज बैरियर की प्रोविजन है। सर पता है ये चीज़ें ना मतलब इट्स अमेजिंग फॉर मी टू नो कि हम इतना डीप सोचते हैं कि जैसे दिल्ली मेट्रो में आपने बताया, फ्लाईओवर्स में बताया, एंड दिस इज ट्रूली व्हाट इट मीन्स कि बिल्डिंग अ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडिया। तो सर आप कुछ और एग्जांपल्स हो ना कि मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट बिल्डिंग अ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़े से और आइडियाज़ की इंडिया में कहाँ क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंटेड है, बिकॉज मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है जानने में कि हम इतना डीप सोच रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा हुआ। और सीआरआई का एक एक्टिविटी डोमेन है ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एंड एनवायरनमेंट। जैसे कि हम लोग दिल्ली मेट्रो को देखते हैं, सो इस दिल्ली मेट्रो की जो फिजिबिलिटी स्टडी है इसको सीआरआई ने प्रिपेयर किया था। द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट स्टडी फॉर दिल्ली, इट वाज प्रिपेयर्ड बाय सीआरआई इन 1969। सो एज ए डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट आई टेक ग्रेट प्राइड ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। और ये जो CTTS प्रिपेयर किया गया था कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट स्टडी, उसका एक इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रेंथन करना। 1989 में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो दिल्ली मेट्रो है इसकी फिजिबिलिटी सीआरआई ने प्रिपेयर किया और मेट्रो जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी सीआरआई ने प्रिपेयर किया हुआ। तो मेट्रो की प्लानिंग में सीआरआई का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा हुआ है। और मैं यही वाला कहूँगा कि जैसे मेट्रो है आज के टाइम में दिल्ली मेट्रो की राइडरशिप रफली 3 मिलियन से क्लोज टू 3 मिलियंस पर डे। सो इट्स ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, इट्स ए ग्रेट impact in terms of environmental emissions because those many people are not traveling by any personalized mode of transport, and we have provided an option, we have created the option of public transport. तो बहुत ये एक बहुत बड़ा वाला एस्पेक्ट है। जैसे कि कोई भी सिटी की ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं तो उसके पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर सही हो तो उससे भी हम लोग क्लाइमेट चेंज को अरेस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ सीआरआई एक्टिव मोड्स के ऊपर काम करता है, जैसे कि वॉक है, बाईसाइकिल है, तो उससे रिलेटेड जो प्लानिंग है दे आर डन बाय ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एंड एनवायरनमेंट डिवीजन ऑफ सीआरआई। तो जैसे कि बाईसाइकिल ट्रैक्स डेवलप कैसे होंगे या पेडेस्ट्रियन फैसिलिटीज कैसे डेवलप होंगे, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे इंडियन रोड्स कांग्रेस के डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट के लिए सीआरआई का इनपुट्स बहुत सब्सटेंशियल है। तो जैसे कि जो सस्टेनेबल मटेरियल्स है उसके साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्लानिंग ऑफ वॉकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लानिंग ऑफ बाईसाइकिल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब भी सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट स्ट्रेटजीज का पार्ट है और सीआरआई इनमें काफ़ी डीपली इंटरेस्टेड है और बहुत सब्सटेंशियली कंट्रीब्यूट करता रहा। तो सर जैसे आपने बोला वॉकिंग और बाइसिकल वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोग दिल्ली में इस टाइम हर जगह देख रहे हैं कि वो रेड कलर की लेन्स लगी हैं एंड यू नो दोनों लाइट्स वगैरह बहुत बहुत सुंदर मतलब बनाया है। तो मतलब इज इट अ वे टुवर्ड्स वही वॉकिंग और बाइसिकल वाला इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ? एंड सेकंड मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है बिकॉज मतलब मैंने पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क ऑलमोस्ट मतलब ये सिटीज देखी एंड आई हैव सीन कि वहाँ पर कैसा है बाइसिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्या दिल्ली का एनवायरनमेंट जहाँ पर मोस्टली धूप ही रहती है एंड प्लस हमारी रोड्स हम बोलते हैं सेफ नहीं है ज्यादा, क्या वो सपोर्ट करेगा बाइसिकल इंफ्रास्ट्रक्चर? बिकॉज आई वुड लव अगर ऐसा हो बाइसिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। उस क्वेश्चन को ऐसे रेस्पॉन्ड करेंगे, अभी भी अगर हम दिल्ली में देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो कि बाइसाइकिल्स यूज करते हैं। हाँ. अगर आप ईस्ट दिल्ली में जाते हैं
हाँ या जो सबर्बन विलेजेस है वो वहाँ से आसपास के अगर इंडस्ट्रियल एरियाज है, जैसे मदनपुर खादड़ है, बदरपुर है, वहाँ से बहुत सारे लोग साइकिल यूज करते हैं अपने वर्क ट्रिप के लिए। तो जहाँ पे भी साइकिल्स की मतलब प्रोमिनेंट यूसेज है वहाँ पे बाइसाइकिल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें इम्प्रूव हम लोग कर सकते हैं। तो इस बारे में हम लोगों की इंडियन रोड्स कांग्रेस की कुछ गाइडलाइंस है और उसको अभी रिवाइज करने के लिए भी सीआरआई के जो साइंटिस्ट है वो काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि लंदन है या दूसरे कंट्रीज है वो थोड़े से डेफिनेटली उसके क्लाइमेट कंडीशंस बहुत कंफर्टेबल है। जैसे कि नेदरलैंड है वहाँ पे बाईसाइकिल बहुत पॉपुलर है क्योंकि उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस भी सपोर्ट करता है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों की प्रॉब्ली जो बाईसाइकिल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अगर थोड़ा हम इम्प्रूव करेंगे तो बहुत सारे लोग उसको यूज कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक, क्या इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है करंट सिचुएशन में बाइसाइकिल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंडिया में, दिल्ली के लिए स्पेसिफिकली? सबसे जो पहले मैं ये कहूँगा कि जहाँ पे लोग बाग मतलब ऐसे वाला सेक्शन है जो कि बाईसाइकिल्स नॉर्मली यूज करते हैं, हाँ जैसे कि आपको सबर्बन एग्जाम्पल्स मतलब बताया हुआ है, जो सबर्बन विलेजेस है उससे कनेक्टेड जो भी वर्क सेंटर्स है तो उनके बीच में मतलब हम लोग ये बाईसाइकिल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके साथ साथ पीछे पब्लिक बाईसाइकिल शेयरिंग स्कीम्स जो कि ऐप बेस्ड पब्लिक बाईसाइकिल स्कीम्स भी आया हुआ है। और अभी कुछ ऐसे बात चल रही है कि अगर फोल्डेबल बाईसाइकिल्स हो जिसको कि आप लेके मेट्रो में ट्रैवल कर सकते हैं, यूरोप में बहुत सारे लोग यूज हाँ करते हैं। तो जो बाईसाइकिल टेक्नोलॉजी है, अब वेदर इट इज पब्लिक बाईसाइकिल शेयरिंग स्कीम और फोल्डेबल बाईसाइकिल्स, वो भी कुछ हद तक बाईसाइकिलिंग को प्रमोट करने में हेल्प करेगा। जहाँ की मतलब फुटपाथ की बात है या वॉकिंग की बात है, और दिल्ली में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पे 2009 के आसपास स्ट्रीट डिजाइन्स डेवलप हुए, जैसे कि करनी सिंह शूटिंग रेंज है, अक्षरधाम के सामने है या सराय काले खान के सामने, वहाँ पे एक सिस्टमेटिक इंटरवेंशन से जो फुटपाथ को इम्प्रूव किया गया। तो अगर इनको हम सही तरह से इन सेंस, हमारे पास अभी IRC 103 एक गाइडलाइन है जिसमें कि कंप्लीटली बताया गया कि कैसे हम लोग वॉकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग अपना वॉकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेंगे तो डेफिनेटली इट विल सपोर्ट मोर पैटर्नेज ऑफ वॉकिंग फॉर वर्क पर्पस एंड फॉर ऑल अदर ट्रिप पर्पस। What do you think today are the limitations for the walking infrastructure? देखिए बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हो सकता है। एक तो कंटिन्यूटी है, जैसे कि आप मेट्रो से उतरने के बाद आपको अपने ऑफिस जाना है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी में आपका कंटिन्यूटी हो और फुटपाथ मेंटेन्ड हो। बहुत समय पे फुटपाथ हम लोगों को बन जाता है, वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं होता है। फुटपाथ की एक सबसे बड़ी चीज है कि जो लेवल डिफरेंस है विथ रेस्पेक्ट टू कैरेज वे, इट शुड नॉट बी मोर देन 150 मिलीमीटर। लेवल डिफरेंस का मतलब लेवल कैसे? डिफरेंस मतलब फुटपाथ की जो हाइट और जो रोड की रोड हाइट की जो है, हाइट है, ओके हाँ, got it. वो पहले तो 250 मिलीमीटर परमिसिबल था, हाँ हाँ अभी उसको काफी कम किया गया है। तो जैसे कोई सीनियर सिटीजन है या चिल्ड्रन है, लेडीज है, वो बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ कुछ ऐसा होता है कि जैसे बॉलर्ट्स की आजकल प्रोविजन मतलब है, जिसके कारण कभी कभी फुटपाथ को मोटरसाइकिलिस्ट और स्कूटर ड्राइवर्स भी यूज करते हैं, तो उसको भी प्रिवेंट करना पड़ेगा। और स्कूटर जो भी फुटपाथ है ये अगर वेल लाइटेड हो तो इवनिंग टाइम में और ऑड आवर्स में, नाइट टाइम में उसको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसमें मतलब दे शुड बी लाइटेंड, दे शुड प्रोवाइड ए सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट ड्यूरिंग ऑड आवर्स फॉर ऑल काइंड्स ऑफ यूजर्स टू यूज देम। एंड आई थिंक ऐसा हो भी रहा है बिकॉज जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है वो रेड वाला, उसके साइड पे लाइट्स हैं एंड आई थिंक उन लोगों ने कुछ बीच में ब्लॉकर्स लगाए हैं ताकि साइकिल, मतलब साइकिल तो नहीं, मोटरसाइकिल, ऑटो और ये गाड़ी वाले अंदर ना जा पाए वहां से। उसको बॉलर्ट्स एक्चुअली बॉलेट्स, कहते हैं। करेक्ट, हाँ तो बॉलर्ट्स जैसे हम लगाते हैं तो इसमें मोटरसाइकिलिस्ट और स्कूटरिस्ट को आप प्रिवेंट कर सकते हैं करेक्ट। कि अगर आपने बाईसाइकिल लेन बनाया हुआ है या आपके पास फुटपाथ है, सो इट शुड बी यूज्ड बाय ए बाईसाइकिलिस्ट और ए पेडेस्ट्रियन। हमें ये साथ साथ ये भी इंश्योर करना होगा कि प्रॉपर एनफोर्समेंट हो, तो कि इसके मिसयूज ना हो, जो मोटराइज्ड व्हीकलर यूजर्स है वो इसको यूज ना करें। एंड सर मैंने एक चीज और पढ़ी थी कि मतलब आपने एक बनाया है आई रास्ते, हाँ जी। बेसिकली मतलब इट्स बिकॉज क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शायद एक उनका मिशन है
कि 2025 तक रोड फैटेलिटीज जो हैं उनको 50% तक मतलब कम करना है। तो थोड़ा सा ही समझाओ ये टेक्नोलॉजी क्या है और क्या मतलब इसमें काम हो रहा है? जैसे आई रास्ते हम लोगों ने पहले नागपुर से स्टार्ट किया हुआ है। ये प्रोजेक्ट की जो बेसिक एम्फोसिस है सेफ्टी के ऊपर मतलब एम्फोसाइज्ड है, और हम लोगों ने एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम जो सिटी बसेस है, नागपुर की सिटी बसेस में फिट किया हुआ है, और उससे वो ड्राइवर्स कैसे वो ड्राइव करते हैं, और कोई अगर पेडेस्ट्रियंस सामने अगर आ जाते हैं तो उनको अलर्ट्स वाला मिलता है। तो इस स्टडी के बेसिस पे हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया हुआ है सिटी के कौन से ग्रे स्पॉट्स है। जैसे कि आपने ब्लैक स्पॉट सुना हुआ जहाँ पे कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स होता है, तो ये ग्रे स्पॉट्स वो स्पॉट्स है जहाँ पे एक्सीडेंट्स की चांसेस है। तो ये आई रास्ते प्रोजेक्ट में हम लोगों ने वो ग्रे स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है, और उसके साथ साथ फिर हमने डिटेल्ड स्टडी करके उस पर रेमेडियल मेजर्स सजेस्ट किया हुआ है कि कैसे उसकी सेफ्टी परफॉर्मेंस उन स्पॉट्स में कैसे इम्प्रूव होगा। और आई रास्ते नागपुर के बाद अभी आई रास्ते तेलंगाना प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि इंटरसिटी जो बसेस है उस पे हम लोगों की एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम फिट होगा, और हम लोगों का एफर्ट रहेगा कि जो ड्राइवर्स है वो किस तरीके से ड्राइव मतलब कर रहे हैं, कहीं मतलब स्लीपी कंडीशंस तो नहीं है, मतलब उस तरह से स्टडी करके अगेन मतलब हमारा एम्फोसिस रहेगा इंटरसिटी कॉरिडोर में ग्रे स्पॉट्स को मतलब हम लोग आइडेंटिफाई करें और रेमेडियल मेजर्स मतलब सजेस्ट करें। तो ये जो आई रास्ते प्रोजेक्ट है ये हमारे मतलब CRI IIT IIIT हैदराबाद और इंटेल के साथ मिलके मतलब कर रहा है। तो ये हमारे जॉइंट पार्टनर्स है जो एडवांस असिस्टेंस ड्राइवर को दे रहे हैं। सो बेसिकली मतलब इज इट जस्ट फॉर डेटा कलेक्शन हम कर रहे हैं वो चीज, या फिर मतलब वो ड्राइवर को कैसे हेल्प, या ड्राइवर को भी कुछ हेल्प कर रहा है वो? नहीं, हम लोगों ने वो भी मतलब देखा हुआ है कि जैसे विथ दैट असिस्टेंस कि ड्राइवर की परफॉर्मेंस कैसे चेंज हो रहा है विथ ड्राइवर असिस्टेंस, विदाउट ड्राइवर असिस्टेंस, और उसके साथ साथ ये भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया हुआ, उस डेटा को यूज किया हुआ है। हाउ डज इट लाइक असिस्ट द ड्राइवर बेसिकली, मतलब क्या होता क्या है? नहीं, उस पे जैसे कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, अगर एक पेडेस्ट्रियन यू हैव ए फ्रंट कैमरा इन फ्रंट ऑफ द लाइक बस, सो व्हाट इज द सेपरेशन, what is the like distance clearance from a pedestrian. So if the driver gets alert, then means he tries to be careful. Is it similar to ऐसा कुछ होता है ना कि मतलब जैसे बाहर शायद ऐसा होता है कि दो गाड़ियां जब आपस मतलब वो उनके बीच का डिस्टेंस मतलब एक फिक्स डिस्टेंस रहता है बहुत ज्यादा जब वो क्लोज आती है। अभी बहुत सारी कार में वो टेक्नोलॉजीज आया हुआ है, फ्रंट क्लियरेंस, रियर क्लियरेंस और लेटरल क्लियरेंस वगैरह, वो एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस की पार्ट है। If the headway, the front clearance is very less, like on expressway, you have to maintain a clearance of 70 meter. So if it is very close, then the speed is going to be reduced. So वो उस तरह की safety system का part है। But it's amazing to know कि मतलब ये चीजें कैसे हम स्केल पे अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सर लास्ट पार्ट है मतलब मेरा मुझे जानना था, बिकॉज मैंने देखा था कि आप लैंडस्लाइड्स वगैरह पे भी काम करते हैं। हाँ जी। सो एक्सप्लेन करो कि वहां पर क्या काम करते हो। CRI में 7 R&D डिविजन्स है। जस्ट एक बार मतलब एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस है वो डिफरेंट डिवीजन की एक्टिविटीज से कंसर्न्ड है। हमारा एक डिवीजन है फ्लेक्सिबल पेमेंट डिवीजन, पेमेंट इवैल्यूएशन डिवीजन, रिजिड पेमेंट डिवीजन, देन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग डिवीजन, ब्रिज इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चर्स, और है ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एंड एनवायरनमेंट, ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी। जो हमारा जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग डिवीजन है वो लैंडस्लाइड्स के ऊपर काम करते हैं, और ये लोग नॉर्मली हिमालयन रीजन में कंट्री के जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पे वो लोग काम करते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो माउंटेन्स है, अभी रिसेंटली उत्तराखंड में उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया हुआ है जिसमें कि काफ़ी सारे लैंडस्लाइड्स वो लोग होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडीज ऑफ लैंडस्लाइड्स दे सजेस्ट वेरियस मिटिगेशन मेजर्स, कुछ मटेरियल बेस्ड मतलब होते हैं और डिफरेंट टेक्निक्स वाला होते हैं। कहीं पे रॉक एक्सपैंड करो कि मतलब मिटिगेशन मेजर्स कौन से हैं और मतलब क्या क्या काम हो रहा किया है मतलब इस चीज के ऊपर। उन नॉर्मली जो प्रोजेक्ट्स है हमारे मतलब जैसे कि बॉर्डर रोड्स प्रोजेक्ट से साथ मतलब एसोसिएटेड है, और इस पे मिटिगेशंस पे मतलब आपका जियो टेक्सटाइल की मतलब काफ़ी मतलब यूज़ हुआ है,
और उसके साथ साथ स्लोप नेलिंग भी मतलब होता है। आप कभी कभी मतलब जैसे आप नेट यूज करते हैं रॉकफॉल प्रोटेक्शन के लिए, कंप्लीटली हिल साइड स्लोप में वो नेट को अगर आप प्रॉपरली नेलिंग करते हैं उससे रॉकफॉल भी मतलब प्रोटेक्शन होता है। तो नीचे लेवल पे जो रोड्स होते हैं उसमें फिर वो रॉक्स मतलब जो है दे आर नॉट गोइंग टू हिट एनी ऑफ द यूजर हु इज से ट्रैवलिंग ऑन दोज रोड्स। तो इस तरह की डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज है जिसपे कि लैंडस्लाइड्स वाले एरिया में मतलब हम लोग कोई भी मतलब हजार्ड्स मतलब हो सकता है उसको फिर अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज ये लोग सजेस्ट करते हैं क्लाइंट्स को, जो कि फिर बाद में इम्प्लीमेंट होता एंड जो आपने हिमालय वाला प्रोजेक्ट बोला वहां पर यही करा है, लाइक नेट्स लगाए हैं? है। बहुत सारी जगह पे लगा हुआ है और अलग अलग टेक्नोलॉजी से नेट्स भी लगा हुआ है, जैसे कि रॉकफॉल प्रोटेक्शन बताया, बाकी स्लोप नेलिंग भी मतलब ट्राई किया हुआ है। तो जितने भी सॉल्यूशंस है वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते हैं और वो इम्प्लीमेंट ही होते हैं। ज़्यादातर जो CRI के सॉल्यूशंस होते हैं वो एजेंसी के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होते हैं और वो ये सॉल्यूशंस को लेके नॉर्मली जो एजेंसीज है दे विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट। डेफिनेटली। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। एंड मतलब थैंक यू, आपने मतलब इतने अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करा कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम करता है, कैसे टेक्नोलॉजी बनती है, कैसे इम्प्लीमेंट होती है, एंड बहुत सारे अलग अलग तरीके से। एंड थैंक यू, आई नो ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्रीन स्लैक टेक्नोलॉजी। एंड आई होप कि इंडिया में ये और ज़्यादा स्केल पे हो। सो थैंक यू फॉर डूइंग व्हाट यू डूइंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। बस एक लास्ट पॉइंट मतलब मैं ऐड करूंगा जो कि आपने बीच में बोला हुआ है। आपने बताया कि CRI में जैसे कि हम लोग खाली पेटेंट फाइल नहीं करते हैं या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते हैं या रिसर्च पेपर तक कन्फाइन नहीं करते, बट यूजर एजेंसी के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी Correct. डेवलप करने के लिए कोशिश करते हैं। तो जो भी CSR लैब है हमें एक मतलब मैंडेट है 70% ट्रांसलेशनल रिसर्च, 30% हाई साइंस। तो हाई साइंस भी हमें मतलब करना है, अच्छा इम्पैक्ट हाई इम्पैक्ट पब्लिकेशंस करना है, पेटेंट भी डेवलप करना है ताकि नॉलेज की प्रोटेक्शन हो। बट जो 70% ट्रांसलेशनल रिसर्च है उसमें हमारे लिए मैंडेट है कि हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें और ऐसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें जिसको कि ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इस शो में इनवाइट करने के लिए आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। मैं साइंटिस्ट की फ़ैन हूँ बिकॉज मैं आज जहाँ पर भी हूँ, अगर मेरी लाइफ में मुझे कुछ साइंटिस्ट ने सपोर्ट नहीं किया होता, मैं शायद ये पॉडकास्ट आज नहीं कर रही होती। सो थैंक यू आप जो कर रहे हैं। एंड आई थिंक मुझे ऐसा सच में फील होता है कि हम बात करते हैं ना कि इंडिया लीड करेगा, जो आज हमारे मिनिस्टर स्टेज पे खड़े होकर मतलब चीज़ें बोल पाते हैं कि इंडिया ने ऐसा करा, वो क्यों बोल पाते हैं? बिकॉज उन्हें पता है कि हमारे पीछे हमारा साइंटिस्ट बैठा है। हम बोल देंगे कि यार ये प्रॉब्लम है, वो सोल्यूशन निकाल देगा। एंड व्हेन आई से दिस आई मीन इट। सो थैंक यू साइंटिस्ट के वर्ड को रीडिफाइन करने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए कि हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं, कोलैबोरेट भी करते हैं और इंडिया को हम लेके जाएंगे जहां इंडिया को पहुंचना है। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे वंस अगेन एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी ऑल दैट विजडम एंड थैंक यू सो मच सर।